हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अध्याय नंबर 6 की। और आज की टॉपिक रहने वाली है प्रेरकत्व का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों, और पूरा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन फुल वीडियो के साथ आज हम लोग देख के जाएंगे दोस्तों, तो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेरकत्व का संयोजन। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे अगर पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये नहीं पता होगा कि आखिर प्रेरकत्व किसे कहते हैं। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके आप तुरंत देखिएगा, वहां पर आपको बताया गया है प्रेरकत्व क्या होता है। यदि आपको कोई दिक्कतें हैं तो चलिए हम प्रेरकत्व की थोड़ी सी याद दिला देते हैं। मैंने बताया होगा प्रेरकत्व को एल से व्यक्त करते हैं और एल बराबर होता है, एल बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आई होता है। क्या होता है? आई। एल इक्वल टू 5/I। एल ही प्रेरकत्व होता है। चुंबकीय फ्लक्स और धारा का अनुपात ही प्रेरकत्व कहलाता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा और आज हम इस सूत्र का उपयोग बार बार इस पूरे टॉपिक के दौरान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने आपको श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम पहले ही बना के रखा है दोस्तों, जिससे कि आपको खूब अच्छे से आराम से अच्छे तरीके से समझा सके, आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई चीज डाउट न रह जाए। तो प्रेरकत्व का संयोजन दो विधियों से किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ऐसा नहीं है कि आज आप पहली बार श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का नाम सुन रहे होंगे, आपने पहले चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में मतलब बराबर श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का नाम जानते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इस प्रकार के संयोजन में जो प्रेरकत्व जोड़े जाते हैं उनका अंतिम सिरा दूसरे प्रेरकत्व के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। जैसे प्रतिरोध को जोड़ा जाता था वैसे दोस्तों यहाँ पर प्रेरकत्व को जोड़ा जाता है। L1 और L2 दो प्रेरकत्व हैं जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो बैटरी से बहने वाली धारा होती है, जो धारा प्रवाहित की जाती है, वो धारा इस पूरे संयोजन में सभी जगह समान रहता है, अर्थात कहीं पर बदलता नहीं है। इस बात को नोट करने वाली बातें हैं, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया कि इस प्रकार के संयोजन में जो धारा होती है वो आपकी समान होती है और जो ये चुंबकीय फ्लक्स होते हैं वो प्रत्येक प्रेरकत्व पर अलग अलग होता है। ये L1 है, L1 प्रेरकत्व के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है वो Φ1 है और L2 प्रेरकत्व के कारण चुंबकीय फ्लक्स क्या है? Φ2 है। यदि ऐसे आप तीसरा प्रेरकत्व लगाते तो Φ3 होता। यानी दो बातें यहां से हमको नोट करने वाली मिल रही है। सबसे पहली बात क्या है वो हम नोट करते हैं, इस संयोजन में क्या, इस संयोजन में अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो समान होती है। इस संयोजन में बहने वाली धारा का मान समान होता है। बहने वाली धारा नियत रहती है या बहने वाली धारा का मान समान होता है। ये सबसे पहला नोट पॉइंट है। धारा का मान क्या होता है? समान होता है। ये आपकी पहली पॉइंट नोट करने वाली बात है। फिर दूसरी पॉइंट क्या है कि इस प्रकार के जो संयोजन होता है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग होते हैं, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स भिन्न भिन्न होता है। तो ये आपकी अगली पॉइंट जो है नोट करने वाली बात है। अगली पॉइंट क्या होता है? प्रत्येक प्रेरकत्व से बद्ध, क्या, प्रत्येक प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स, अब आप कहोगे चुंबकीय फ्लक्स Φ1 Φ2 इन्हीं को कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखना है, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। पूरे अगर हम चर्चा करें तो यहां हमको एक वर्ड और जरूर समझना है कि तुल्य का मतलब क्या होता है। तुल्य का मतलब क्या होता है? तो जैसे इस परिपथ में हमने क्या कहा दोस्तों, इस परिपथ में जैसे ये दो प्रेरकत्व जोड़े गए हैं,
L1 और L2, इस परिपथ में दो प्रेरकत्व जोड़े गए हैं। यदि हम कहें इसी परिपथ में इन दोनों प्रेरकत्व के स्थान पे हम एक ऐसा प्रेरकत्व लगा दें जो इन दोनों के बराबर काम करे, उसे कहते हैं वो इसके तुल्य है। अब तुल्य का मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये कोई दीवार हो गई, क्या हो गई, ये कोई दीवार हो गई, इस दीवार को कोई जो है मजदूर दिखेगा, ये कोई दीवार हो गई और इस दीवार को मिलकर दो मजदूर, इस दीवार को दो मजदूर मिलके बना रहे हैं। कितने दिनों में मिलके बना रहे हैं? 7 दिन में। कितने दिन में मिलके बना रहे हैं दोस्तों? 7 दिन में। इस दीवार को दो मजदूर 7 दिन में मिलके बना रहे हैं। अगर मैं कहूं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मनुष्य ला दें और वो शक्तिशाली मनुष्य इस दीवार को बनाने में अकेले 7 दिन का समय लगा दे, ध्यान से समझिएगा, दो मजदूर इसे 7 दिन में बना रहे हैं, ये मजदूर इसे 7 दिन में बना रहा है, तो ये दोनों मजदूर इस मजदूर के क्या है? तुल्य है। इस मजदूर के क्या है? तुल्य है। तो आप जरूर समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब है कि यदि इन दो प्रेरकत्व के स्थान पे एक ऐसा प्रेरकत्व उपयोग में ला दें, वो प्रेरकत्व इन दोनों प्रेरकत्व के बराबर काम करे, तो वो इसके क्या कहलाएगा? तुल्य कहलाएगा। तो इस बात को आप जरूर समझिएगा दोस्तों। तो चलिए एक हम लोग और बनाते हैं, यहां पर एक परिपथ और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब वो प्रेरकत्व हम लोग जो बनाने वाले हैं वो प्रेरकत्व ये है कि ये जो प्रेरकत्व हम लोग अब परिपथ में उपयोग में ला रहे हैं वो प्रेरकत्व इस परिपथ में लगे दोनों प्रेरकत्व के तुल्य है और इसका प्रेरकत्व हम लोग क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। और इसको अब हम परिपथ में ला दे रहे हैं। परिपथ को पूर्ण करने के लिए ये एक प्लस लगा दिए, बैटरी लगा दिए, प्लस और माइनस, साथ में एक की लगा दिए और उसके बाद यहां से लाके इस परिपथ को क्या कर दिए? पूर्ण कर दिए। ये जो है ये इसके तुल्य है। ये जो L यहाँ पर मान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई है और परिपथ में जो बहने वाली धारा आई है ये है। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा कि आप ये दोनों प्रेरकत्व इस प्रेरकत्व के तुल्य है। ये दो प्रेरकत्व जितना इस परिपथ में काम कर रहे हैं, ये जो प्रेरकत्व है अकेले इन दोनों के बराबर कार्य कर रहा है। तो ये दोनों चुंबकीय फ्लक्स मिलके इस चुंबकीय फ्लक्स के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। उम्मीद है कि आपको तुल्य का मतलब जरूर समझ में आ गया होगा कि तुल्य का मतलब क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन की। ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस संयोजन में धारा का मान बदलने वाली नहीं है। इस पूरे संयोजन में धारा का मान कहीं नहीं बदलने वाला है और प्रेरकत्व में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो सभी जगह अलग अलग होते हैं और ये दोनों प्रेरकत्व इस प्रेरकत्व के तुल्य है। ये दोनों चुंबकीय फ्लक्स इस चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य है। ध्यान से समझिएगा। अब हम निकालते हैं इस प्रेरकत्व का तुल्य चुंबकीय फ्लक्स। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। प्रेरकत्व का तुल्य चुंबकीय फ्लक्स, क्या? तुल्य चुंबकीय फ्लक्स, ठीक, फाई एस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फाई एस बराबर इनके तुल्य है ना, तो फाई 1 प्लस फाई 2 समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू निकालते हैं और समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब फाई 1 की वैल्यू हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। बताओ, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फाई का गुना 1 में करेंगे, फाई L गुणे आई हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो हम बात करते हैं अब किसके लिए? ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ हम बात करने वाले हैं L1 प्रेरकत्व पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ लिखेंगे, एक एक लाइन देखेंगे, आराम से आएगा, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं। L1 प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स फाई 1, तो फाई 1 बराबर क्या हो जाएगा? L1 गुणे आई। क्या हो जाएगा? L1 गुणे आई। ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार हम बात करें यदि L2 पर, किस पे बात करना है? L2 प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा? L2 इंटू आई। ध्यान से समझिएगा। यदि हम बात करें
एल प्रेरकत्व पर, किस पे बात करें, एल प्रेरकत्व पर। इसी प्रकार किस पे बात करें, जो तुल्य वाला है उस पे यदि हम बात करें, किस पे, एल प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स, तो फाई एस है, फाई एस बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू आई, एल इंटू क्या हो जाएगा, आई। ठीक, तो ये सब वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल 1 से देखिए, तो फाई एस के स्थान पे क्या रख रहे हैं, एल आई रख रहे हैं। ठीक, फाई 1 के स्थान पे क्या रख रहे हैं, एल वन आई, और फाई 2 के स्थान पे क्या रख रहे हैं, एल टू आई, क्या, एल टू आई। ध्यान से देखिएगा, अब हम बातें क्या कर रहे हैं, ये आपका एल आई है, यहां से दोनों में आई क्या है आपका, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन है, तो आपके पास बचा L1, क्या बचा, L1 प्लस L2। ठीक, ये आई से आई कैंसिल हो, सॉरी एल कैंसिल कर दिया हम, आई से आई कैंसिल होगा, एल बराबर बचेगा L1 प्लस L2। तो श्रेणी क्रम संयोजन का जो व्यंजक है वो ये है, L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो इस प्रकार आपका श्रेणी क्रम संयोजन का जो डेरिवेशन होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, देखो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि प्रेरकत्व का जो तुल्य प्रतिरोध है, सॉरी प्रेरकत्व का जो है तुल्य प्रेरकत्व, जो ये आपने इतने प्रेरकत्व जोड़े ना दोनों, तो जो तुल्य प्रेरकत्व है वो जोड़े गए अलग अलग प्रेरकत्व के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है दोस्तों, ये जो कैपिटल एल है वो तुल्य प्रेरकत्व है, ये वाला इसके समान है। तो यहां बता रहा है कि किसी परिपथ में जोड़ा गया जो प्रेरकत्व होते हैं, किसी परिपथ में जोड़े गए प्रेरकत्वों का योग तुल्य प्रेरकत्व के क्या होता है, बराबर होता है। या हम बता सकते हैं कि किसी परिपथ में जोड़ा गया जो प्रेरकत्व होता है वो जोड़े गए अलग अलग प्रेरकत्व के बराबर होता है। आराम से बता सकते हैं, यल क्या है, तुल्य प्रेरकत्व है, तो किसी परिपथ में जोड़े गए प्रेरकत्वों का तुल्य प्रेरकत्व जोड़े गए अलग अलग प्रेरकत्वों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। तो एक बार इसे पूरा फिर से रिपीट मारते हैं, जिससे जहां भी कोई डाउट रहा हो आपको दूर हो जाता है। हमने क्या लिया था, L1 और L2 दो ठो प्रेरकत्व लिए, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, इसका पहला सिरा, इसका अंतिम सिरा, इसका पहला सिरा, फिर इसका अंतिम, ऐसे पहला करते जोड़ते चले जाएंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। इस संयोजन की खास बात यह होती है कि इसमें जो बहने वाली धारा होती है वो नियत रहती है, वो कहीं पर बदलती नहीं। तो वो हमने लिखा कि धारा का मान समान होता है। फिर प्रत्येक प्रेरकत्व पर L1 L2 पर जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो आपका अलग अलग होता है। तो प्रत्येक प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स भिन्न भिन्न होते हैं, ये हमने लिख दिए। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हम ऐसे प्रेरकत्व को उपयोग में लाएंगे जो इन दोनों के तुल्य हो, अर्थात जो L प्रेरकत्व है, इसी परिपथ में जो L प्रेरकत्व है वो इन दोनों के तुल्य है। इसकी चुंबकीय फ्लक्स फाई एस मान लिए, तो ये फाई एस इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्रेरकत्व का तुल्य चुंबकीय फ्लक्स फाई एस इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 हो गए। फिर उसके बाद आपने इस वाले फार्मूले की मदद से प्रत्येक प्रेरकत्व पर चुंबकीय फ्लक्स के निकाल लिए, फिर ये वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दिए, हमको प्रेरकत्वों का तुल्य प्रेरकत्व मिल गया। तो इस प्रकार गाइस आपका श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पर समाप्त होता है, और उम्मीद करते होंगे कि आपको पूरा हलवा हो गया होगा, एकदम मक्खन के जैसा क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। इस प्रकार के संयोजन में प्रेरकत्व के जो प्रथम सिरे होते हैं, जितने भी प्रेरकत्व हों वो प्रथम सिरे वो एक बिंदु पे जुड़े हों, और जो दूसरा सिरा होता है वो एक बिंदु से जुड़ा होता है। एक बार फिर से, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रेरकत्व का प्रथम सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा एक बिंदु से जुड़ा होता है। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम बातें करते हैं इस क्रम में, जो इस संयोजन में जो बहने वाली धारा आई होती है, जो बहने वाली धारा आई होती है वो बट जाती है, अर्थात इस संयोजन में बहने वाली जो धारा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, धारा का मान समान नहीं रहता। इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। क्या इस संयोजन में, क्या दोस्तों, इस संयोजन में बहने वाली धारा, क्या इस संयोजन में बहने वाली धारा
बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? इस संयोजन में बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। आइए ध्यान से देखिएगा। अब हम एक परिपथ यहां पर और बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर यदि ये दोनों प्रेरकत्व बनाए गए हैं, इन दोनों प्रेरकत्व के स्थान पे यदि हम एक ऐसा प्रेरकत्व उपयोग कर दें, यदि हम एक ऐसा प्रेरकत्व यहाँ पर उपयोग कर दें, इन दोनों प्रेरकत्व के स्थान पे एक ऐसा प्रेरकत्व उपयोग कर दें जो इसके तुल्य हो, अर्थात जो इसके क्या हो, तुल्य हो। इसमें बहने वाली धारा आई है, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहने वाली धारा आई है। इधर देखिए, आप एक बात, इस बात को समझिएगा, एक फिर से समझिए। हम क्या कर रहे हैं कि यदि हम इस परिपथ में इन दोनों प्रेरकत्व के स्थान पे ये वाला प्रेरकत्व उपयोग में लाएं और यह इन दोनों के बराबर काम करे, तो ये इसके क्या होगा, तुल्य होगा। ये इसके क्या होगा, तुल्य होगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुए हैं वो इस विद्युत वाहक बल के क्या होगा, इस विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान से समझिए, हम क्या कर रहे हैं, हम एक बार फिर से आपको समझाना चाहते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इस प्रेरकत्व के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ E1 और ये जो E2 उत्पन्न हुआ है, ये दोनों मिलके इस प्रेरकत्व के विद्युत वाहक बल के क्या है, तुल्य है। बस यही चीज आपको समझना है। तो चलिए हम बातें करते हैं। इधर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा प्रेरकत्व का ठीक, प्रेरकत्व का ऐसे लिखते हैं, परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 और E2, E1 प्लस E2 किसके तुल्य है, E के तुल्य है। किसके तुल्य है, E के तुल्य है। ध्यान से समझिएगा। अब हम यहां से बात करते हैं, यदि हम आपसे पूछें E1 की वैल्यू कितनी है, E1 देखिएगा, E1, तो E1 की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, E की इस फॉर्मूले से निकालेंगे दोस्तों। अब ये सब आया कहां से दोस्तों? अब आपकी बात में प्रश्न उठ रहा होगा कि E ये सब आ कहां से रहा। तो आइए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, L इक्वल टू होता है, L इक्वल टू क्या होता है, माइनस E DI बटे DT, ये होता है। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनका गुणा इनसे, तो E इक्वल टू आएगा माइनस L DI बटे DT। माइनस चिन्ह हम हटा देंगे क्योंकि माइनस केवल वहां विपरीत दिशा को व्यक्त करता था, अर्थात E इक्वल टू L DI बटे DT होता है। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग इस डेरिवेशन के दौरान करने वाले हैं। यदि हम बात करें E के स्थान पर, अगर यहाँ E1 होता, अगर हम यहाँ E1 की बात निकालना चाहें तो L के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ L1 हो जाएगा, क्योंकि L1 के कारण E1 है, और I के स्थान पे कौन हो जाएगा, I1 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा, DT। इसी तरह अगर हम E2 की बात करें तो L2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और DT। ये सब वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं, ये सब वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, E1 के स्थान पे क्या आ रहा है, देखिए E1 के स्थान पे आपके क्या आ रहा है, L1 आ रहा है। कितना आ रहा है, L1 आ रहा है, देखिए L1 है, फिर DI1 बटे DT है, और E2 के स्थान पे L2 DI2 बटे DT इक्वल टू कितना है, E है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। E1 की वैल्यू हमने वहां से उठा के रखा है और E2 की वैल्यू यहां से रखा है। अब उसको हम मूव कर रहे हैं, इधर से ध्यान से समझिएगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चलिए, आप यहां अगर समझने के लिए यहाँ आप तुल्य जरूर लगा सकते हैं, ई तुल्य। क्या लगा सकते हैं, ई तुल्य। ई तुल्य का मतलब ये इन दोनों के क्या है, तुल्य है। चलिए, अब आगे डेरिवेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ज्यादा नहीं बचा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब आगे ध्यान से देखिएगा। अब हम बातें करें, यदि यहां से एक चीज क्या किया जाए कि अगर हम क्या करते हैं, यहां से यदि ये चीज उठा के ये वाली इसके तुल्य कर दें तो कुछ जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम मानते हैं, माना कि जो E1 और जो E2 है, इन दोनों का जो विद्युत वाहक बल है इसके क्या तुल्य है, ये मानते हैं। माना, क्या मानते हैं,
माना E1 बराबर E2 बराबर क्या E, अर्थात इसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल है, इसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल है, दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों विद्युत वाहक बल इसके क्या है, बराबर हैं। अब हम अगर E1 की वैल्यू रखें तो यहां से क्या मिलेगा, L1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, dI1 बटे dt। ठीक, अब आगे ध्यान से समझिएगा, फिर यहाँ क्या है, बराबर L2, क्या है, बराबर L2 dI2, क्या, dI2 बटे कितना dt बराबर E। E के लिए अगर हम बात करें, E के लिए क्या है, प्रेरकत्व L है, क्या है, प्रेरकत्व L है, और जो धारा है वो I है, तो dI बटे क्या हो जाएगा, dt। अब आप यहां से केवल गौर से समझो, केवल ये वैल्यू रख के बराबर की गई है। अब ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो तुलना करते हैं ना, ध्यान से देखो, यदि हम L1 गुणे dI1 बटे dt, ध्यान से ये वाला इसके बराबर कर रहे हैं, बराबर क्या हो जाएगा, L dI बटे dt। ध्यान से देखिएगा, यदि हम आपसे यहां से पूछना चाहें, तो अगर आपसे यहां से क्या पूछ रहे हैं, एक बात आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि इसकी चर्चा हम लोग बाद में करें, इसको हटाएं और यहां पर क्या रखे रहे, ई ही रखे रहे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसको हम ई ही मान रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहां देखिएगा क्या हो जाए, केवल ई, इसकी कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो अगर हम L1 को उठा के उधर कर दें तो क्या मिल जाएगा, dI1 बटे dt बराबर E बटे L1। इतनी बात क्लियर हुई। हमने क्या कहा, E1 और E2 बराबर E है, इन दोनों का विद्युत वाहक बल E के बराबर है। अब ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ और ये यहाँ, इसको हमने अभी कुछ देर पहले बदले थे, अब नहीं बदलेंगे, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब हमने क्या कहा कि L1 का ट्रांसफर करते हैं, तो dI1 बटे dt बराबर क्या मिल गया, L1 मिल गया। यदि मैं कहूं कि ये वाला पक्ष उठा के इधर करें, तो ये वाला पक्ष इसके बराबर करें, L2 dI2 बटे dt बराबर क्या है, E। अब L2 का इधर कर दे तो ये गुणा में है, तो इधर हो जाएगा भाग में, dI2 बटे dt बराबर E बटे L2। ठीक, तो ये आपको dI1 dt की वैल्यू है, dI2 बटे dt2 की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो ये परिपथ में बहने वाली जो धारा I है, वो I1 प्लस I2 के क्या है, बराबर है। ध्यान से, लास्ट पार्ट चल रहा है, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। यहां देखिए, I बराबर I1 प्लस I2, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष, क्या, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यदि आप इसका अवकलन करोगे तो di बटे dt आएगा, इसका अवकलन करोगे तो dI1 बटे dt आएगा, इसका अवकलन करोगे तो dI2 बटे dt। अब देखिए, सबकी वैल्यू उठा के रखो, dI1 बटे dt किसके बराबर है, E बटे L1 के बराबर, और ये किसके बराबर है, E बटे L2 के बराबर। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब और ये किसके बराबर है, E बटे L के बराबर। इसके कारण ये किसके बराबर है, L के कारण। क्यों, क्योंकि ये इस पे उत्पन्न हुआ है, इस पे देखिए, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो E बटे L हो गया। ध्यान से, अब यहां से E बटे L रखते हैं बराबर, दोनों में E क्या है, उभयनिष्ठ है, तो 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2 बच जाएगा। E से E कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे L बराबर 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2। ठीक, ये हो गए। ठीक, तो E की वैल्यू क्या, ये आपका समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला प्राप्त हो गया। एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, कुछ भी नहीं रखा, पूरे डेरिवेशन के दौरान कुछ भी नहीं है। क्या करना था, इस संयोजन में धारा अलग अलग होती है। अब परिपथ में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल था, ये E1 प्लस E2, ये E के क्या था, बराबर था। E1 प्लस E2 क्या था दोस्तों, E के बराबर थे।
E1 की वैल्यू हम लोगों ने यहां से रखा, अभी मूव कर दी, इससे पहले हमने वहां लिखा था। तो E की वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है एल डी आई बटे डी टी। माइनस लगा रहा था, माइनस हम लोगों ने हटा दिया है, तो E की वैल्यू होती है एल डी आई बटे डी टी। तो यहाँ पे एल डी आई बटे डी टी। तो यदि E1 होता तो L के स्थान पे यहाँ L1 हो जाएगा, E1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने वहां से प्राप्त किया। इसी प्रकार ये इसके बराबर। अब मानते हैं कि E1 जो है वो E के बराबर है, E2 भी जो है E के बराबर है, E1 E2 बराबर E। तो ये वैल्यू यहां रखा, ये वैल्यू यहां पर रखे, E आपका यहां पर है। अब यहां से हमने di1 बटे dt की वैल्यू निकाला। तो कैसे निकालेंगे, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार ये इसके बराबर। जब इसको इसके बराबर की L1 गुना में था, इधर गया भाग में, तो di1 बटे dt बराबर E बटे L1 मिल गया। फिर यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने बात ये किया दोस्तों कि इधर जो है L2 था, L2 को उठा के उधर किए, तो E बटे क्या आ गया, L2 आ गया, di2 बटे ये मिल गया। अब दोनों इधर परिपथ में हमने देखा कि जो परिपथ में बहने वाली जो धारा थी ये I, ये दो भागों में बट रही थी। तो I बराबर I1 प्लस I2, दोनों पक्षों का क्या किया गया, अवकलन किया गया। अवकलन करने के बाद सबकी वैल्यू रख दिए गए, आपको ये मिल गए। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि काफी लंबा प्रोसेस है, तो हमारे जो चैनल है टॉप 10 क्लासेस ये बताता है भाई, आइए इसको शॉर्ट मेथड से कैसे देखा जाए। आपने ये समझ लिया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसको शॉर्ट मेथड से एकदम सरल तरीके से चेक कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम उस औजार को ढूंढ लेते हैं जो मेन औजार है। इसके लिए क्या है, वो ट्रिक फॉर ये है, TRIC। इस शॉर्ट इतने से बड़े से लंबे डेरिवेशन इतना छोटा नहीं। देखो क्या है, E इक्वल टू आपने पढ़ा अभी L di बटे dt। ठीक, यदि मैं आपसे बोलूं कि केवल मुझे di बटे dt की वैल्यू चाहिए, तो L को उठा के फेंक दो इधर, E बटे L बराबर di बटे dt। ठीक, ये चीज आप याद रखो, di बटे dt बराबर E बटे L होता है। ठीक, अब हम चलते हैं, आइए इस परिपथ की तरफ। ये जो बहने वाली धारा I है, ये I1 और I2 के योग के बराबर है। तो बस शुरुआत यहीं से करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2। क्यों, क्योंकि यही I इन भागों में बटी हुई है। अब T के सापेक्ष क्या, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या अवकलन करने पर, तो T के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो D बटे dt लगता है। तो इसको हम डायरेक्टली अगर बात करें तो di बटे क्या होता है dt बराबर, इसका करें तो di1 बटे क्या हो जाएगा dt, और इसका करें तो di2 बटे dt। अब इसके मदद से सबकी वैल्यू हम रखेंगे। देखो di बटे dt की वैल्यू कितनी है, E बटे L है। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ I1 है तो L, अब यहाँ E है। देखो di बटे dt E बटे L था तो I1 हुआ तो E1 हो गया। ठीक, पर हमने क्या माना है कि ये जो विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो दो सबके लिए समान है। सबके लिए क्या है, समान है। ध्यान देना कि E1 और E2 सबके लिए क्या है, समान है। तो E बटे क्या हो जाएगा, बल्कि L के स्थान पे क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब फिर से E नहीं बदलना है, E हमको नहीं बदलना है, ध्यान देना है। और यहाँ L के स्थान पे L2 हो गया। एक बार आप फिर से समझिएगा, हमने क्या कहा कि E2 होता E1 बटे L1 होना चाहिए, नहीं, पर हम यहाँ E1 को नहीं हटाएंगे, बल्कि क्या कर रहे हैं कि सब पर विद्युत वाहक बल E मान के बैठे हैं। तो E बटे L1 E बटे L2। अब आप देखो ये E बटे क्या मिला है L, इधर से E क्या है आपका कॉमन है, तो 1 बटे कितना मिला L1 मिला, और यहाँ 1 बटे L2 मिला। E से E कैंसिल होगा तो 1 बटे L बराबर 1 बटे L1 प्लस 1 बटे L2। तो ये रहा प्रेरकत्व का समांतर क्रम संयोजन। तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा आप कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद आया होगा आप वो विधि से सीख सकते हैं दोस्तों। और कोई भी विधि हार्ड नहीं है।
आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। टॉप 10 क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।